हमारा संघर्ष करें और वर्तमान सरकार से ही ये मांगे पूरी करवाएं। अगर ये सरकार मांगे पूरी करने में असफल रहती है तो मैंने प्रदेश की जनता को विश्वास दिलाया है, और न केवल विश्वास दिलाया है बल्कि पालमपुर में कुछ महीने पहले जाकर एफिडेविट भी लिख करके दिया है प्रदेश की जनता के नाम पर। हमें सहयोग दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, और हम वायदा करते हैं एचपी हमारी पार्टी हिमाचल पार्टी की ओर से कि 2022 में सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर अंदर प्रदेश के सारे एनपीएस कर्मचारियों को ओपीएस लागू करूंगा। साथ में मैंने वायदा किया है एफिडेविट के अंदर हमारी सरकार बनाइए, मैं 1 साल के अंदर अंदर कांग्रेस और बीजेपी की तरह नहीं 2000-3000 रोजगार नहीं बल्कि पहले ही साल में प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों को कम से कम 2 लाख रोजगार दूंगा। ये मैंने 2 वायदे किए हैं, कोरे वायदे नहीं है, कोरे आश्वासन नहीं है, भ्रमित करने के लिए नहीं है, एफिडेविट लिख के दिया हुआ है। और आज मैं वायदा कर रहा हूं अपने कर्णामूल का आधार के जो लगभग 4500 हमारे लोग हैं, 15-15 साल से उनके परिवार का मुखिया इस दुनिया से चला गया है। न्याय का तकाजा था उनको 1 साल के अंदर अंदर नौकरी मिलती, 15-15 साल हो गए रोजगार मिला नहीं है। निरंतर वो कई दिनों से शिमला में धरने पर बैठे हैं। आज मैं उनके धरने को भी और धरना देने वालों को भी सलाम करना चाहता हूं। ईमानदारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, और आज मैं उनको फतेहपुर के धरना स्थल से यह आश्वासन दे रहा हूं, थोड़ी देर में मैं एसडीएम के ऑफिस में जाकर के एफिडेविट लिख के देने वाला हूं। हमारी सरकार बनेगी जहां हम 24 घंटे के अंदर अंदर ओपीएस लागू करेंगे, वही 24 घंटे के अंदर अंदर इन 4500 कर्णामूल का आधार वालों को भी नौकरी का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और नौकरी मुहैया कराएंगे। आज विकास और लोकतंत्र फतेहपुर से दूर चले गए, पूर्ण ग्रहण लग गया है। 17 साल हो गए हैं यहां पर जब से मैं प्रदेश की राजनीति से जुड़ा हुआ हूं, सारे विकास के काम ठप हो गए हैं, और इसके लिए जिम्मेवार कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों हैं। कांग्रेस के विधायक लगातार 2003 से 2021 तक रहे हैं। मैं केवल 1 साल के लिए विधायक आया था और फिर एमपी बन के लोकसभा में चला गया था। इस सारी की सारी जिम्मेवारी कांग्रेस पार्टी, उसके एमएलए, कांग्रेस की सरकार और 2 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां रही है, लेकिन उन्होंने यहां विकास के नाम पर कुछ किया नहीं है, झूठी घोषणाएं की हैं। 7 महीने से तो ये फतेहपुर इलाका अनाथ हो गया है। दुर्भाग्य से यहाँ विधायक जी का देहांत हो गया है, सीट खाली पड़ी है। हम उम्मीद कर रहे थे आज नहीं तो कल 12 फरवरी 2021 को उनका देहांत हुआ था। हम उम्मीद करते थे 2 महीने के बाद अप्रैल में चुनाव होगा। अप्रैल गया, मई गया, जून गया, जुलाई गया, अगस्त गया, अब 12 सितंबर को 7 महीने पूरे हो जाएंगे। अब हम उम्मीद करते थे तो इंतहा हो गया है, अब तो चुनाव होगा ही होगा, लेकिन जयराम सरकार ने षड्यंत्र के तहत हमारा फतेहपुर का उपचुनाव रोक दिया है, स्थगित कर दिया है। और मेरा आज आरोप है, जहां ये फतेहपुर का हल्का, फतेहपुर की 1 लाख से ज्यादा जनता 7 महीने से लोकतंत्र के विहीन है, उनका एमएलए है नहीं, कोई अनाथ है, वहां जयराम सरकार ने इसको अगले 1.25 साल के लिए 15 महीने के लिए नवंबर 2022 के जनरल इलेक्शन तक के लिए भी चुनाव ना करवा के इसको और अनाथ रखने का षड्यंत्र रच दिया है। आज मैं दोनों मुद्दों पर अपने क्षेत्र की जनता को भी जागरूक करना चाहता हूं, प्रदेश की जनता को भी, प्रशासन और शासन को भी आग्रह भी करना चाहता हूं, चेतावनी भी देना चाहता हूं। अभी मैं कल ही पढ़ रहा था इस साल की जो घोषणाएं हुई हैं, कुछ मुख्यमंत्री जी ने उपचुनावों की आहट को देखते हुए या जगह जगह जा करके, जहां 4 जगह पर चुनाव होने हैं, एक पार्लियामेंट का और 3 विधानसभा के उपचुनाव हैं, वहां घोषणाएं की
लेकिन मैं अफसोस से कहता हूं, काम तो क्या करने, घोषणाओं में भी हमारे साथ अन्याय किया गया है। आप देखिए, मैं 4 हलकों की चर्चा करना चाहता हूं। जोगिंदरनगर 110 करोड़ रुपया खर्च होगा इस साल, घोषणा है। सरका घाट 140 करोड़ रुपया खर्च होगा, घोषणा है। द्रंग 200 करोड़ रुपया खर्च होगा, ये घोषणा है। और सुंदरनगर में 343 करोड़ रुपया खर्च होगा। ये चारों के चारों मंडी लोकसभा के उपचुनाव की दृष्टि से चारों मंडियों लोकसभा के विधानसभा क्षेत्र हैं। अब सुंदरनगर में 343 करोड़ खर्च होंगे और आपको जान के झटका लगेगा, हमारे फतेहपुर में 43 करोड़ खर्च होंगे। एक जगह इसी हिमाचल में सुंदरनगर में 343 करोड़ और उसी हिमाचल में फतेहपुर में केवल 43 करोड़ 43 करोड़ और सुंदरनगर में 343 करोड़। कितना भारी अन्याय है। क्या मुख्यमंत्री मुझसे उम्मीद करते हैं मैं उनसे मीठी भाषा में बात करूं? क्या 1 लाख जनता को विकास के मामले में मरने दूं? ये एक आंकड़ा है जो मुख्यमंत्री का दिया हुआ आंकड़ा है। हमारे फतेहपुर की जनता इंतजार में है, इसका जवाब देगी। इतना ही नहीं, ये जो 43 करोड़ की घोषणाएं भी हुई हैं, ये भी पूरी नहीं हुई है, ये भी बजट आया नहीं है, झूठी घोषणाएं हैं। हमारे मिनी सेक्रेटेरिएट का फतेहपुर में 3 साल पहले घोषणा हुई है, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ। सकरी पुल का काम शुरू नहीं हुआ है, रैन के पुल का काम शुरू नहीं हुआ है, रे के कॉलेज का काम शुरू नहीं है, रे के हॉस्पिटल का काम शुरू नहीं है, रे की सब तहसील का काम शुरू नहीं है, रियाली में अनाज मंडी का काम शुरू नहीं है, राजा तालाब में सब तहसील का काम शुरू नहीं है। अरे काम तो क्या करने थे। मैंने एमपी होते हुए रे के हॉस्पिटल के लिए एक एम्बुलेंस दी थी, वो एम्बुलेंस भी गायब कर दी गई है। एक स्पेशल लेबोरेटरी बनाई थी, वो भी गायब कर दी गई है। पिछले दिनों यहाँ झूठी घोषणा और झूठा भ्रम डालने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट फतेहपुर के तहसील में मिनी सेक्रेटेरिएट के नाम पर लोगों को भ्रमित करने के लिए झंडियां लगाने का काम शुरू कर रहा था। मुझे मालूम हुआ, मैं अपने साथियों को लेके गया तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से पूछा झंडियां किस काम के लिए हैं। उन्होंने कहा सर बहुत जल्दी हम यहाँ पर काम लगाएंगे। हमने पूछा जो बजट आया उसकी कॉपी दीजिए। पीडब्ल्यूडी के एसडीओ को बुलाया, पीडब्ल्यूडी के एक्शन को बुलाया। मुझे अफसोस हुआ जान के, एक्शन ने कहा कि हमारे पास कोई बजट ही नहीं आया है। 4 करोड़ 34 लाख का बजट, 3 साल की घोषणा, झंडियां लग रही हैं, लेकिन एक्शन पीडब्ल्यूडी दिखा नहीं सके कि एक पैसे का बजट भी आया है। हमने झंडियां बंद करा दी, हमको चेतावनी करा दी। आज तो हमने कुछ नहीं बोला, लेकिन आगे के लिए बिना बजट के झंडियां लगाने की कोशिश की, बिना बजट के रेत बजरी डालने की कोशिश की, बिना बजट के ड्रामा करने की कोशिश की तो जनता भड़केगी और कोई भी कार्रवाई होगी। आज मैं चेतावनी देना चाहता हूं प्रदेश सरकार को, अगर 1 महीने के अंदर अंदर अर्थात आज 10 सितंबर है, 10 अक्टूबर तक अगर जयराम सरकार ने ये जो 43 करोड़ की घोषणाएं की हैं, इनका बजट यहां नहीं भेजा गया कार्यालयों में और काम शुरू नहीं हुआ, तो यहां की जनता विरोध करेगी, संघर्ष भी करेगी और हम सारे उनका सहयोग करेंगे। एक और मसला खड़ा हुआ है, अनाज मंडी का शिलान्यास मैंने तब किया था जब मैं मंत्री था 2000 में, बजट भी दिया था। सरकारें बदल गई, अनाज मंडी का स्थान बदल दिया गया कांग्रेस की सरकार में। अब बीजेपी की सरकार आई तो इनको तकलीफ हुई, तो फिर स्थान तो वही चुना इन्होंने जो मैंने रखा था। मेरी शिलान्यास की पट्टिकाएं गायब कर दी गई। अब उस दिन कृषि मंत्री के द्वारा बुलाया गया, बहुत जल्दी काम शुरू हो जाएगा। लोग इंतजार में थे, 1 हफ्ते में काम शुरू होगा। अभी काम शुरू हुआ नहीं, लोगों को भ्रमित करके चले गए, लड्डू बांट के चले गए, काम शुरू हुआ नहीं।
मुझे नहीं मालूम कब शुरू होगा, लेकिन मैं आज चेतावनी देता हूं कृषि मंत्री को भी और मुख्यमंत्री को भी, 1 महीने के अंदर अंदर ये रियाली के अनाज मंडी का काम शुरू नहीं होगा तो रियाली की जनता को साथ लेके, उस इलाके की जनता को साथ लेके वहां पर प्रबल आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। एक और समस्या मेरे ध्यान में वहां के किसान लाए। पिछले साल जब वो अपनी फसल बेचने के लिए गए थे तो केंद्र के काले कानूनों की वजह से पंजाब के आड़तियों ने, पंजाब की मंडियों ने खरीदने से मना कर दिया था। उल्टा कई किसानों पर केस भी दर्ज हुए थे। इस बार वो डरे हुए, सहमे हुए हैं। उन्होंने मांग की है 15-20 दिन में धान की फसल तैयार है। हजारों ट्रक पैदा होंगे, हजारों ट्रक। कहां जाएंगे वो, कहां भेजेंगे? सरकार तो तरह तरह की घोषणाएं करती है, पंजाब की अभी नोटिफिकेशन है नहीं। उन्होंने मांग की कि यहां पर केंद्र खोलो तो जिला प्रशासन ने मना कर दिया है, खरीदने से असमर्थता व्यक्त की है। मेरी डीसी कांगड़ा से बात हुई है परसों, मैं उनको साफ कहा है हमारे यहाँ के किसान स्थाना से लेकर के रे, धौलपुर, टटवाली, बडुखर, भोगरवा, रियाली, मंड, पराल, ठाकुरद्वारा, त्योड़िया, उलेड़िया, मीलवा तक, इंदौरा तक, काठगढ़ तक, जो शाहनहर का इलाका है, जरखेज इलाका है, इस इलाके में हजारों हजारों ट्रक धान पैदा होने वाला है। इनको हम पंजाब में क्यों भेजें? क्या हमारा हक नहीं? क्या हिमाचल के सीमांत किसान जो है वो गुलाम है? हम क्यों पंजाब में जाएंगे? मेरी आज मांग है, मैंने डीसी कांगड़ा को भी कहा है, 15 दिन के अंदर अंदर भारत सरकार से बात करें, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, FCI का, या क्रय केंद्र खोलें, चाहे रियाली में खोलें, चाहे मंड के किसी सेंट्रल पॉइंट पर खोलें, ताकि हमारे किसान अपने नजदीक ही जाकर के मंडी में अपना FCI खरीदे उसको। अगर ये काम भी नहीं हुआ तो आंदोलन होगा इस बार। मैं भ्रमित करने नहीं दूंगा और इस इलाके के, शाहनहर इलाके के जितने किसान हैं उनको दुखी भी नहीं होने दूंगा, उनके मैं साथ दूंगा। इसके साथ साथ जो लोकतंत्र समाप्त करने की एक साजिश हिमाचल की बीजेपी सरकार ने रची है, मुख्यमंत्री जयराम जी ने चीफ सेक्रेटरी के कंधे पर बंदूक रख करके लोकतंत्र पर गोली दागने की कोशिश की है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैंने पालमपुर में तथ्यों के साथ कहा है, मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव झूठे आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए चुनाव आयोग को, जो उन्होंने आंकड़े दिए झूठे हैं, उनको झूठे आंकड़े देकर चुनाव स्थगित कराने के लिए प्रदेश की जनता से बिना शर्त 1 सप्ताह के अंदर माफी मांगनी होगी। अभी 3-4 दिन हो गए, मुख्यमंत्री की ओर से कोई माफी नहीं आई है, मुख्य सचिव की ओर से कोई माफी नहीं आई है। मैंने कहा है आंकड़े बताएं, कौन सी एजेंसी ने आपको आंकड़े दिए हैं। मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, उपचुनाव स्थगित करने के 3 कारण बताए हैं चीफ सेक्रेटरी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने। पहला बताया कोरोना का बढ़ने का खतरा है। दूसरा बताया भारी बारिश होगी, भूस्खलन का खतरा है। और तीसरा बताया है सेब का फसल है, सेब का सीजन चल रहा है। मुझे समझ नहीं आता है कि ये यहाँ की जनता को मूर्ख समझते हैं, अनपढ़ समझते हैं। आज मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, मुख्य सचिव जी, जो आंकड़े मैंने पालमपुर में दिए हैं, अगर वो गलत हैं तो मेरे साथ बहस करें, अगर सही है तो माफी मांगे और दोबारा जाकर के चुनाव आयोग को सही रिपोर्ट दें। कोरोना के साथ साथ 15 सितंबर तक, अब तो मौसम विभाग ने भी कह दिया है, केवल ज्यादा से ज्यादा 15 सितंबर तक 3 बारिशों का अनुमान है, कोई बारिश होगी नहीं। अब मैंने तो आंकड़े दिए थे वैज्ञानिकों के, फतेहपुर में पिछले कई सालों से 15 सितंबर के बाद कोई भारी बारिश नहीं हुई है, कोई भूस्खलन नहीं हुआ है, तो चुनाव क्यों स्थगित किया गया? और जिसका आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है, जो उनके मानसिक दिवालियापन को दिखाता है। सेब का सीजन है, मुझे बताएं मुख्यमंत्री जी, मुझे बताएं मुख्य सचिव, आपने चुनाव आयोग में कितना झूठ बोला। फतेहपुर का उपचुनाव स्थगित करना है क्योंकि वहां सेब का सीजन चल रहा है। कहां है हिमाचल के फतेहपुर में सेब का सीजन?
मैंने उस दिन भी कहा 2 ट्रक भी अगर सेब के यहाँ दिखा देंगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन आपकी ढिठाई की, आपकी बेशर्मी की, आपकी उदंडता की, आपकी तानाशाही की कितनी निंदा मैं करूं। फतेहपुर में इसलिए उपचुनाव नहीं होगा कि यहां सेब का सीजन है। मैं इनको कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी अपनी गलती सुधारें और 48 घंटे के अंदर अंदर सीधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जाके अपने आंकड़े दुरुस्त करें और इसी महीने में फतेहपुर में उपचुनाव कराने की घोषणा करें। अन्यथा रास्ते बहुत हैं। आज ही जा रहा हूं, मैं आज ही जा रहा हूं दिल्ली, फतेहपुर में लोकतंत्र की बहाली के लिए। फतेहपुर में जो लोकतंत्र पर ग्रहण लगा दिया षड्यंत्र के कारण, मैं दिल्ली जाकर के चुनाव आयोग से मिलूंगा, चुनाव आयोग को सारे तथ्य पेश करूंगा और उनसे अपील करूंगा, हिमाचल के मुख्यमंत्री को भी और हिमाचल के मुख्य सचिव को मेरे सामने बुलाओ। मैं भी आंकड़े दे रहा हूं, उनके आंकड़े भी बुलाइए और मैं उनसे कहूंगा इन्होंने गलती की है। मुख्य चुनाव आयुक्त जी, आप मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के अधीन काम नहीं करते हैं, आप मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के अधीन काम नहीं करते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के अधीन काम नहीं करते हैं। संविधान में आप इंडिपेंडेंट एजेंसी हैं, आपको पूर्ण स्वायत्तता है चुनाव कराने की। उन्होंने झूठ बोला है, इनको सजा दें और मैं आके आंकड़े देने वाला हूं। उपचुनाव तुरंत घोषित करें, बंगाल में तुरंत उपचुनाव की घोषणा करें। जैसे बंगाल की डेट आई, हमारी भी डेट वो दें, या थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दें। ये मैं आपसे कहने वाला हूं। इन 2 मुद्दों के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, एक उपचुनाव की घोषणा फतेहपुर की और दूसरा रियाली के अंदर, मंड के अंदर एफसीआई का केंद्र भारत सरकार का है, तो भारत सरकार के अधिकारियों से भी सीधा मिलूंगा। शिमला भी जा रहा हूं, पहले शिमला चुनाव आयोग से मिलूंगा, शिमला एफसीआई के अधिकारियों से मिलूंगा और फिर दिल्ली जाके केंद्रीय चुनाव आयोग में जाऊंगा और एफसीआई के केंद्रीय अधिकारियों से मिलूंगा और दोनों समस्याओं का जहां जल्दी से जल्दी हल कराएंगे। यही आज के हमारे 2 मुख्य बिंदु है। सर, अजय कुमार है, प्रदेशाध्यक्ष हैं करुणामूलक संघ हिमाचल प्रदेश की जी। उन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि आपने ओपीएस के लिए एक एफिडेविट जारी किया था कि एसपी पार्टी अगर आती है तो 3 महीने में ओपीएस बहाल होगी, लेकिन आपके ही फतेहपुर क्षेत्र में कई आश्रित हैं करुणामूलक के, उनका कहना है कि आपने करुणामूलक आश्रितों के लिए कोई एफिडेविट क्यों नहीं जारी किया, या आप क्या उसके लिए घोषणा करना चाहते हैं करुणामूलक आश्रितों के लिए? मैंने, शायद उन्होंने सुना नहीं मेरा वार्तालाप। मैंने पहली घोषणा ये की कि आज ही मैं एफिडेविट दे रहा हूँ उनके लिए भी। अच्छा सर, आपने कहा आप शिमला जा रहे हैं, दिल्ली शिमला भी जा रहे हैं आप, तो वहाँ पे आज 43वां दिन है जिस तरह आप धरने पे बैठे हो, उनका क्रमिक अनशन चल रहा है करुणामूलक आश्रितों को, तो वहाँ उनसे मिलेंगे आप? निश्चित तौर पर उनको समर्थन दूंगा, उनको शाबाश भी दूंगा। करुणामूलक आश्रितों करुणामूलक आश्रितों को उनकी बहुत जायज मांग है। सर, सत्ता में आप थे तब भी करुणामूलक आश्रित थे। कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र सुशांत जो बेवाकी के लिए जाने जाते हैं, ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो उस समय डॉक्टर राजेंद्र सुशांत ने करुणामूलक आश्रितों के लिए क्यों नहीं कोई ठोस कदम उठाई, या सरकार में रहते मंत्री थे, दबंग मंत्री थे, अपनी बात रख सकते थे? यही एक बहुत बड़ी बात है। मैं हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मंत्री रहा हूँ जिसने मंत्री होते हुए प्रदेश के कर्मचारियों के लिए, प्रदेश के किसानों बागवानों के लिए, बेरोजगारों के लिए और आम जनता के लिए मुख्यमंत्री से टकराव लिया था। और शायद मालूम होगा कोई मंत्री पद छोड़ता नहीं है, मैंने टकराव लेने से पहले मंत्री पद छोड़ दिया था। सर, एक और सवाल आया है, सुनील कुमार है, वो जानना चाहते हैं कि पौंग डैम विस्थापितों के बारे में जो गंगानगर में एग्रीमेंट हुआ था, उनको वहाँ भूमि नहीं मिली, उसके बारे में आज आप कोई कुछ बोलना चाहेंगे? आज मैं कोई नहीं, उसके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू बहुत जल्दी मैं देने वाला हूँ। सर, मंडी का जो शिलान्यास है आपने करवाया था ग्राम पंचायत रियाली के अंतर्गत, है ना, उसके बाद सर वो कहाँ क्या सुई अड़ गई कि वो मंडी अभी फतेहपुर में पहुंची, ऐसा क्या हुआ था? सुई कोई नहीं अड़ी है, जी जी नियत खराब थी सरकारों की। जी फतेहपुर में अनाज मंडी बने, जी जी इसका कोई विरोध नहीं है। लगभग फतेहपुर में अनाज मंडी बनना भी उचित है।
लेकिन फतेहपुरा वर्सेस रियाली झगड़ा खड़ा करना ये राजनीतिक षड्यंत्र है। आज भी अनाज के लिए सबसे बड़ा केंद्र बनेगा तो रियाली और मंड का एरिया ही बनेगा। वो ऐसा है ना सर कि काफ़ी बार जो शिलान्यास हो चुका है और जो ग्राउंड लेवल पे जो कार्य है वो अभी तक नहीं हुआ है, तो आने वाले भविष्य में भी सर ऐसा ही होगा जहाँ शिलान्यास ही रहेंगे। कोई नहीं, उपचुनाव होता है तो महीने का टाइम है, जी महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। जी निश्चित तौर पर जनता ने मन बनाया है राजू शांत को इस बार खोएंगे नहीं, राजू शांत को दोबारा लाएंगे। जी राजू शांत आता है तो देखिए तो सही होता क्या है, मैं इतना ही कह सकता हूँ। सर, आपको हसरत भरी निगाहों से पूरा प्रदेश देख रहा है और जहाँ पे भी दिक्कत लगती है लोगों को तो आपको याद किया जा रहा है, कुछ आपसे सीधे संपर्क कर रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, शाहपुर से रजनीश शर्मा है। इनका कहना है कि शाहपुर 4 लेन के लोग जो प्रभावित लोग हैं वो भी मुसीबत में हैं, उनकी मदद के लिए यानी कि उनके लिए धरना देने आप कब आ रहे हैं? नहीं, धरना कोई समस्या का हल नहीं है, धरना एक कदम होता है लोकतंत्र के अंदर। वो लोग मुझसे मिलेंगे, अपनी सारी समस्या रखेंगे, निश्चित तौर पर उनकी पीड़ितों की सहायता करूँगा। सर, जिस तरह से धरना पर आप बैठे हुए हैं, सरकार की निगाहें भी आप पर है, सरकारी तंत्र की भी निगाहें आप पर है, चाहे आईबी की बात कर लें, हम सीआईडी की बात कर लें। आज 173 दिन हो गए सर, सरकार के किसी भी आला अधिकारी ने या पदाधिकारी ने या सरकार के किसी भी मंत्री ने आपसे सीधा संपर्क करना उचित नहीं समझा। इसकी एक बड़ी वजह क्या होगी? लगातार डॉक्टर साहब हर बार हम ये सवाल आपसे पूछते हैं, क्या इसमें कोई नई अपडेट है या किसी से आपकी कोई संपर्क ना की बातचीत? मेरा किसी से संपर्क है, इसकी एक ही वजह है, जो राकेश टिकैत बोलते हैं सरकार के बारे में वही राजू शांत हिमाचल में बोलता है। अहंकार केंद्र सरकार के भी राज्य सरकार के भी सिर पर चढ़ के बोल रहा है। ये सोच रहे हैं कि हम परमानेंट हो गए हैं, यहीं बैठे रहेंगे। ईगो है, अहंकार है। तो ये रावण और कंस का नहीं बचा तो ये तो बड़े मामूली लोग हैं। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मेरा होगा, जिस तरीके से भाजपा की सरकार अभी है और भाजपा के मंत्री और भाजपा के मंत्री के सुपुत्र पर उन्हीं के पार्टी के लीडर नूरपुर विधानसभा से कुछ फर्जी नामा का कुछ बखान कर रहे हैं, फर्जी बाड़े का, धोखाधड़ी का या लूट खसोट का, किस तरीके से देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि अंदर लावा तैयार है। भ्रष्टाचार कांग्रेस से 10 गुना ज़्यादा हो गया है। भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, फिर भी बेशर्मी से बीजेपी के मुख्यमंत्री, मंत्री या पदाधिकारी कहते हैं हम पर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम ही लगा। भ्रष्टाचार की परिभाषाएं बदल दी गई हैं। ये जो अभी नूरपुर का किस्सा आया, मैं समझता हूँ ये तो बड़ा छोटा केस है, बहुत ही छोटा केस है। अभी आने वाले दिनों में बड़ी फाइलें तैयार हैं, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। सब विभागों में बहुत बड़े स्कैंडल हैं। जरा चुनाव की घोषणा होने दीजिए, जनरल इलेक्शन की, एक एक करके सबको कटघरे में खड़े करेंगे और मैं सबसे पहले खड़ा करूंगा इनको। डॉक्टर साहब, कहते हैं कि शिक्षक जो है वो बच्चों की स्वर्णिम भविष्य बनाता है, लेकिन यहाँ शिक्षक का ही जो भविष्य है वो अंधेरे में है। चाहे वो एसएमसी की बात कर लीजिए या कंप्यूटर टीचर्स की बात कर लीजिए, प्रदेश में अब हर व्यक्ति आपको पहले से भी जानता था और सरसरी निगाह से आपके हर प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखता भी और सुनता भी है। तो कंप्यूटर टीचर्स भी इस लाइन में है कि उनको न्याय कब मिलेगा? मैंने देखिए पांडे जी, एक अपनी मांगों में जो ओपीएस है जी, इसके अंतर्गत सारे कर्मचारियों की और पेंशनर्स की मांगों को रखा है। चाहे आपका आउटसोर्स का सिस्टम है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट का सिस्टम है, चाहे पीटीए के सिस्टम है, ये सारी ठेकेदारी सिस्टम नुकसानदायक है किसी विभाग में। अब तो पानी की सप्लाई भी, सिंचाई की भी, बिजली भी, ये सारे विभाग भी ठेकों पर दे दिए गए हैं। तो अगर यही सब कुछ करना है तो हिमाचल सरकार को भंग करो, इसको ठेकों पर दे दो। लोकतंत्र कहाँ है? सड़कें बहुत हो गई हैं लेकिन सड़कों पर मजदूर नहीं हैं। पानी की योजनाएं, ट्यूबवेल बहुत हो गए हैं लेकिन वहाँ पर फिटर नहीं है, पंप ऑपरेटर नहीं है। बिजली का महकमा खाली पड़ा है, कर्मचारी है नहीं, मजदूर है नहीं, विकास है नहीं। आंगनबाड़ी और आशा वर्कर्स और मिड डे मील वर्कर्स शोषण हो रहा है। 100 रुपया दिहाड़ी, 150 रुपया दिहाड़ी है, सब जगह बहुत बुरी हालत है। हम तो जब मंत्री और विधायकों से पूछेंगे, जब आप बने थे
तब आपकी प्रॉपर्टी कितनी थी और आज कितनी है, इसका एफिडेविट लिख के दे दीजिए, समझ आ जाएगा सब पैसा जा कहाँ रहा है। बहुत भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्टाचार है। सर एक ग्राम पंचायत रियाली के अंतर्गत ना एक गांव हुआ बेली जटा, सर आप वहाँ भी गए हैं, आपने रोड की भी हालात देखे होंगे, उसके बारे में सर कुछ बोलेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ 2003 में मैंने बजट में डाला था, पैसा भी दिया था। मैं 15 साल के बाद पिछले दिनों गया वहाँ पर, मुझे अफसोस हुआ। मैं सोचता था 15 साल में अगर कछुए की चाल से भी सरकार ने विकास कराया होगा तो पक्का हो गया होगा। मुझे अफसोस है मेरे टाइम पर जो बियरिंग पड़ी थी वो भी उखड़ गई है, गड्ढे हैं। और जब कृषि मंत्री के सामने यहाँ के प्रधानमंत्री के दाहिने हाथ ने झूठ कहा कि जट बेली की सड़क पक्की कर दी गई है, तो वहाँ के लोगों ने उठ के उसी समय विरोध किया था, बोलने नहीं दिया था। मैं उनसे कहा हुआ एक बार मुझे एमएलए बनने दो, सबसे पहले जट बेली की सड़क ही पक्का करूँगा, ये मैंने वायदा किया हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।